enable. भारत में डिजिटाइजेशन काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने इसे और बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया की मुहिम छेड़ी है, ताकि देश के हर नागरिक को तकनीकी दुनिया से जोड़ा जाए। सरकार के इस कदम का देश के सभी बैंक्स ने खुलकर स्वागत किया है। इसी क्रम में बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने मुंबई में डिजिटल इंडिया समिट का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री, राजनेता, अर्थ जगत के दिग्गज समेत कई बैंकों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। डिजिटल इंडिया समिट का शुभारंभ वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। शुभारंभ के बाद बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जिशान शाह ने शुरुआती संबोधन किया। A very good morning to you all. It's give me great pleasure and honor to welcome you all to this unique conclave on the role of cooperative banks in adopting and advancing the Prime Minister's Digital India program. Coming to the subject of this summit, it is advent of modern information technology that has today changed the very idea of conventional banking and transformed most of our economic and financial activities. Friends, the summit is a step forward in the direction we have all gathered here to discuss, deliberate, and prepare a blueprint that could be our positive contribution to the vast mission that lies ahead in the front of all of us. Let me add and brief the Honorable Minister and also those present there that the Bombay Mercantile Bank, which today is a premium banking institution in the cooperative sector, also broke from the past to script a new history in the banking sector with its visionary approach. The bank was established in the 1939 by its visionary founder, Shri Ranji Rangunwala, as a small cooperative credit society with a meager capital of 10,600 rupees, with the aim to help the poor and the needy who till then had no easy access to banking. Within a short span of 4 decades, it rose to become the largest urban cooperative bank in Asia. With its poor-centric and customer-friendly approach, the bank continued to make rapid progress and become a highly respectable name in the cooperative banking sector. We are committed to the idea of digital India, and surely with the Prime Minister's visionary approach, India will soon become an economic powerhouse of the world, and this will be possible only when we move towards digitalization. Thank you. वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जीडीपी में लगातार हो रहे बदलाव पर चर्चा की। साथ ही गरीबों को आर्थिक सहायता देने के लिए कॉरपोरेट बैंकों को आगे आने को कहा। 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। हमारे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई कि इस देश में 22% से लेकर 26%, फ्रॉम 22% से 26% शैडो इकोनॉमी है। और इतनी बड़ी मात्रा में शैडो इकोनॉमी किसी देश के लिए ठीक नहीं है। अब जैसे जैसे शैडो इकोनॉमी पे चोट पड़ेगी, वैसे वैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अभी तक वर्किंग कैपिटल लोन कितना देना है, तो यह तय था कि आपके टर्नओवर का 20% देना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और वो लागू भी हो गया कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका वर्किंग कैपिटल का जो असेसमेंट करने का आधार जो 20% था, वो कितना हो जाएगा? 30%। कितना बड़ा फायदा है जी। जो आपको वर्किंग कैपिटल, जैसे आपका टर्नओवर 100 करोड़ साल का, आप किसी बैंक में गए, आपने कहा मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, सीसी लिमिट चाहिए, तो वो अगर टर्नओवर आपका 100 करोड़ है तो वो आपकी सीसी लिमिट 20 करोड़ ही बना सकता था, इसके ऊपर नहीं। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और ये लागू भी हो गया है कि अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हो तो वो 20% 30% हो जाएगा। आपको 20 करोड़ की बजाय 30 करोड़ की सीसी लिमिट हो जाएगी। बोलो फायदा है या नहीं है? अभी हम 8% ऑफ द टर्नओवर से टैक्स कैलकुलेशन करते थे। आपका टर्नओवर 2 करोड़ है तो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज ये मान लेती थी कि आप 8% तो आपको फायदा हुआ ही होगा।
ने आपका टैक्स का कैलकुलेशन 8% पे कर लेते थे। और अब क्या हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे तो ये 8%, उधर तो 20% 30% हुआ है आपका सीसी लिमिट वाला, और इधर देखिए 8% जो था टैक्स लायबिलिटी आपकी वो 6% हो गई है। आपको 25% टैक्स लायबिलिटी का फायदा इससे होने वाला है, जो इसमें बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 2017 का वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष जाना जाएगा। जब भी इतिहासकार असेसमेंट करेंगे 2017 का, और 2022 तक ये डिजिटल ट्रांजैक्शन भी एक क्रांति लाने वाला है। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से, आज बॉम्बे से इस बीच सीएनबीसी आवाज के मार्केटिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास चर्चा की। चर्चा में बैंकिंग सेक्टर के नए नियमों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कई मुद्दों को पेश किया गया। बड़ा चैलेंज कोऑपरेटिव बैंक्स के सामने है। एक और तो ये कि उनसे मुकाबला करना है, दूसरा ये कि उन्हें जो काम करना है वो करते रहें, उसके लिए पैसा भी बने। टेक्नोलॉजी भी नई नई आ रही है, तो सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्या मदद दे सकती है इस तरह के बड़े कोऑपरेटिव बैंक जो इतने सालों से जमे हुए हैं और आगे भी जमे रहें, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? कोऑपरेटिव बैंक की हेल्थ को सुधारने के लिए एक पहले वैद्यनाथन समिति बनी, और उसके बाद गांधी समिति भी ने भी कुछ इसमें काम किया है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक को एक तो कंप्यूटराइज तो होना ही पड़ेगा, मैनुअली वर्क नहीं चलेगा। आरटीजीएस के माध्यम से उनको टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरा करें। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का अपना एक एरिया है, ये नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड इनके लिए रिफाइनेंसिंग एजेंसी है, आरबीआई इनके लिए रेगुलेटर है। ये शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं। तो बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, ये डिफरेंट एरिया में काम करता है। ऐसे बैंकों की मजबूती देने का सरकार ने इरादा किया है, और इसी का ही परिणाम है कि हमने एक सेक्टर नहीं खोला, इनके लिए सारे सेक्टर खोल दिए। मेघवाल साहब, जैसा आपने कहा कि 2017 बड़ा ऐतिहासिक साल है, तो ये बताएं सर कि क्या कुछ और बड़े काम होने वाले हैं सरकार में, और खासतौर से बैंकिंग सेक्टर को लेकर? देखिए, आने वाले 2 सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जो हमारी शैडो इकोनॉमी है उस पर जबरदस्त चोट पड़ेगी। हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा, और जैसे ही टैक्स नेट बढ़ेगा तो जो हमारी आगामी, जो हमारी प्राथमिकता है, जैसे कृषि क्षेत्र में मैं कहूं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप मानेंगे नहीं कि 29% ही लोग बीमा का लाभ लेते हैं किसान इस देश में आज भी। केसीसी से जुड़े हुए फिर भी अधिकतर ले लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, लेकिन जो लोग केसीसी से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई प्रावधान ही नहीं था, कैसे करें उनके लिए बीमा। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिन्होंने हर जिले में, देश के हर जिले में एक डेजिग्नेटेड इंश्योरेंस कंपनी तय कर दी है कि वो जो लॉनिंग नहीं लिया जिन किसानों ने, उनका भी बीमा करेगी। तो ये बड़े बड़े इंटरवेंशन आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भी आ रहे हैं, हमारे मेक इन इंडिया के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में। आप देखेंगे जो अटल सेवा केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जब जुड़ जाएगा वाईफाई से, इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा आदमी है वो भी कई बार जीएसटी आएगी, कैसे मैं रिटर्न भरूंगा, कैसे करूंगा, 36 रिटर्न है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक महीने में 3 रिटर्न है माना, साल की 36 रिटर्न है, एक एनुअल रिटर्न है, लेकिन पहली रिटर्न भरने के बाद 2 रिटर्न ऑटोमेट जनरेट होगी सिस्टम से। तो जीएसटी नेटवर्क है वो तेजी से काम करे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इसकी सुविधाएं बढ़े, इसके लिए हम तेजी से काम करेंगे। डिजिटल इंडिया को हम तेजी से बढ़ाएंगे। एक और इस वक्त बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेघवाल साहब, वो है एनपीए की समस्या का। पिछले 1.5-2 साल में बहुत काम हुआ है और कमेटी बनी, रिकमेंडेशंस आ रही है। समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार और आरबीआई मेरे ख्याल से मिलकर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी कुछ काम होना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है।
रिजल्ट कब तक दिखेंगे? देखिए, एनपीए जब होता है, किसी के साथ अकाउंट, किसी ने लोन लिया और एनपीए हो गया, 90 दिन में नहीं चुका पाया, उसके बाद बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है, तो अब तक तो ये दो ऑप्शन उसके पास रहते थे, या तो वो वन टाइम सेटलमेंट की ओर बढ़ जाए, या अगर उसके पास थोड़ी गुंजाइश है तो वो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है भी मेरा लोन जो है रीस्ट्रक्चर कर दो, मैं आपको किस्तें हमारी थोड़ी लंबी अवधि की कर दो। ये दो ऑप्शन थे। अभी अभी हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक एक्ट में अमेंडमेंट किया है। आपने देखा होगा कि अब बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा बैंकों को, ऑथराइज हो गया है कहने के लिए, एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा और बैंक शुरू भी कर दिया है, करने लगेंगे। दूसरा, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरसाइट एक कमिटी बनाई है जी। ये दो नए हमारे इंटरवेंशन है, जिससे हम लगातार बैंकों की हेल्थ देखते रहेंगे। जहां भी हमें लगेगा कि एनपीए बढ़ रहा है वहां चेक करेंगे, ताकि एनपीए नहीं बढ़े, बैंकों की हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि बैंकों की हेल्थ ठीक रहेगी तभी कंट्री की हेल्थ ठीक रहने वाली है। डिजिटल इंडिया समिट में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों को अभी और भी मजबूत होने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि 80 साल पहले ये कोई सोच सकता था? बैंकर्स बैठे हुए जो अल्लाह बख्श साहब ने सोचा कि सब्जी वाला है उसको भी हम बैंक से लोन दें, कोई स्किल्ड आदमी है उसको हम लोन दें, कोई यूपी से बिहार से चल करके आया है, मजदूरी कर रहा है, कृपाशंकर भाई बैठे हैं, उस जिंदगी के दौर से गुजरे हैं, यहाँ इन्होंने सब्जी बेची है और यहाँ होम मिनिस्टर भी बने हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम यहाँ की सड़कों पे संघर्ष करके निकले हैं। तो 80 साल पहले तो बैंक ये सोचता था कि हम लोन उसी को देंगे कि जिसकी कितनी प्रॉपर्टी मार्गेज कर ले या कितना सिक्योर्ड लोन हो, कि कुछ भी हो, अगर वो अपने ईएमआई को या चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट दे न दे, लेकिन हमारा लोन सिक्योर्ड रहेगा। और छोटे छोटे 1 लाख 2 लाख की टैक्सी मिलती थी 50,000 सब्जी वाले को, कि अगर वो चला गया अपने गांव में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, यूपी में, तो कहाँ से हम लाएंगे। लेकिन 80 साल पहले जो वो इस मुंबई में जो झोपड़पट्टी में रहते थे, रेहड़ में रहते थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, और वो सारी जिंदगी उसी गुर्बत की जिंदगी से अपने बच्चों के साथ न जिए, बल्कि वो भी अगर उनके मन में कुछ जज्बा है, जोश है, हौसला है, तो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ये बात अगर 80 साल पहले किसी ने सोची तो अल्लाह बख्श साहब ने सोची, जो इस मुंबई की धरती पे सोचा। और आज वो बात जो मुंबई में अल्लाह बख्श साहब ने सोची, वो बात अगर हिंदुस्तान के हर गांव के गरीब को खड़ा करने के लिए कोई सोच रहा है तो नरेंद्र मोदी ने सोची है, भारत के प्रधानमंत्री की ने। तो आपने इस बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की मदद नहीं की है, आपने नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को मदद की है, नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को मदद की है कि जो ये बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक कर रहा है। और यकीन करिए, आज क्या चाहते हैं, आज आपकी सरकार चाहती है कि जो स्किल्ड हो, आज आप स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हर शहर में खोल रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब तक ये नहीं कि घर में एक आदमी कमाएगा 5 आदमी खाएगा, आप आज 5 आदमी को चाहते हैं कि पांचों अपने पैरों पे खड़े हो। जब आप दुनिया को बीट करना चाहते हैं, आप इसको एशिया का 21वीं सदी बनाना चाहते हैं, तो 21वीं सदी ऐसे नहीं बनेगा। 21वीं सदी तमाम बैंक के लोग, इस बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के लोग हैं, ये संकल्प लें कि अगर घर में 5 लोग हैं तो उन 5 को अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में कुछ भी योगदान हम दे सकते हैं तो वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन होगा बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक का। ये जगदंबिका पाल कहना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया समिट में आए बैंकिंग और अर्थ जगत के दिग्गजों ने एक खास चर्चा की। इस चर्चा में विषय था कि कैसे नई तकनीक के इस्तेमाल से बैंकिंग को और भी आसान किया जाए। The banking landscape has changed. Generally, nobody goes personally to a bank. Net banking and app is the name of the game. But has cooperative bank kept pace with this pace of development? Do cooperative banks offer fast, hassle-free, convenience, easy to use 24/7 banking services? That's our talking point. Digitization of cooperative bank issues, challenges and opportunities.
And to get answers to those kind of questions, I have with me heavy-duty panelists. Gentlemen, welcome to the show. We are going to keep it very brief, but let me start with these two people from the cooperative bank. Do you think demonetization has been a blessing in disguise for a cooperative bank? It has made them adopt technology faster than they were adopted. Well, I think there are two aspects to it. One is the digital aspect of demonetization, and whether the banks have been pushed to digitalization because of demonetization, the answer is yes. But if you look at the wider scope of demonetization and its effects on cooperative banks, it brought out an element where cooperative, when we talk of a level playing field, that is something which cooperative banks have been deprived of. In my earlier role as MD Cosmos, the only bank who had a currency chest, we could understand, and I have very closely seen the woes of making available the cash to the people out there and the entire logistics of it. But if you limit it to whether it is going to help digitization, the answer definitely would be yes. I will say that this digitalization has definitely brought Urban Cooperative Bank in the forefront. I think they have done very excellent job during these 2 months time. In fact, we were watching the situation very closely because there were issues also, problems also. Some banks even could not deposit the cash they were having even after 31st of December. So we have to every time rush to RBI and request them to help the Urban Cooperative Bank. Two things, one is they don't have currency chest of their own. They are linked to some other banks. That was the one issue, major issue, which was constraint for their accepting. And second issue was, as technology is a problem in urban cooperative banks, some of the banks could not understand what is all about this thing. Now, you're providing technology to all the banks. What is the sense you're getting when you look at the cooperative bank scenario? The major challenge which most customers, corporate customers as well as consumers are there, when they're sending money outside, they don't have a clear visibility of what is happening to that, where the funds are lying. With SWIFT, what we are enabling is we're coming out with a global payment initiative, which will help customers as well as corporates to identify where the money is, actually track that particular payment. This kind of services, if cooperative banks adopt and give additional services over and above what you're providing, will be a good starting point for the customers. How do you view the government's digital push strategy? They are trying to connect everything digitally from traffic signal to the banks. Is this helping the cooperative banks? So actually, we are discussing to a large extent only cooperative banks. Yeah, let me say at the upfront that cooperative bank is surviving in the same ecosystem where the public sector bank, private sector bank, upcoming payment banks, small finance banks, and all NBFCs and MFIs are going to operate. So I don't think that the cooperative banks have got any choice to be let back. So cooperative banks, if they want to remain relevant and want to become what they were in the past, they'll have to be in line with what the entire ecosystem is. So I don't think, but here my point is that technology alone doesn't make a change. What is the level of digital penetration in the cooperative banks? One thing we know that the urban cooperative banking sector has been completely on core banking solution. So they are definitely on par with the other part of the banking system. But is it only urban or is it rural also? No, not CBS. Rural so much. Okay. But the Urban Cooperative Bank is fully CBS onboarded. So if they want to convert themselves to a real digital way of doing it, it would not be a big challenge if we ignore for a moment the cost part of it as far as the smaller entities are concerned. But for the smaller entities, RBI has done quite a good deal of sped work, provided the support through IDRBT by enabling a cloud computing or cloud-based system, which the small banks can, get linked and get their things transacted. Okay. Yeah. We all agree that digital is going to be win-win for the customers and for the banks. But when it comes to adoption of technology, the cooperative banks either have shied away or are slow to adopt. Now, what is the reason? What are the pain points? That is what I want to know from the panelists here. Is it money? Is it people? Is it literacy? Or the invention not commensurate with the returns? I think there are several pain points. Cooperative banks, their clientele, they are also required to be
educated towards digital. One side digital cannot be a complete digital. There has to be a customer education, and there cooperative banks need, because customer class of cooperative banks and private sector bank and other banks is quite different. The profile of the customers? With reference to customers, we need to educate, as Tangsala Sahab has rightly said. Similarly, there are pains. Regulatory pains are also there. I can raise this issue that as far as digitalization, Reserve Bank has its own set norms and parameters. Most of the cooperative banks, some of the cooperative banks, they do not fulfill. And there, that will be an issue towards completion of digitalization cooperative banks. Government is pursuing. I am telling you, as a cooperative bank, Ministry of Agriculture, it's weekly monitoring performance of all cooperative banks towards digitalization. Okay. And they are asking report every week. On Friday, there is a reminder that your report has not come. So that shows that the government is pressing hard to the cooperative banks that you must get digitalized. Focus, ideate, innovate, enable.